पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक लेख है। लेखक कमलेश्वर ने इस लेख के माध्यम से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर भारतीय शासन व्यवस्था की शर्मनाक हरकत और गुलाम मानसिकता का वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दिखाती है या दर्शाती है? उत्तर है, सरकारी तंत्र की मानसिकता निम्नलिखित मानसिकता को दर्शाती है। नंबर 1, सरकारी तंत्र जागरूक तभी होता है जब समस्या सिर पर आ जाती है। नंबर 2, सरकारी तंत्र में हर मसले पर समितियां बनाई जाती हैं, सभाएं होती हैं और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता। नंबर 3, सभी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं और अपने से छोटों पर कार्य का भार लाद देते हैं। नंबर 4, विचार विमर्श उच्च स्तर पर होते हैं परंतु निष्कर्ष निम्न स्तर के प्रकट होते हैं। नंबर 5, सरकारी दफ्तरों में फाइलें खोजने पर भी नहीं मिलती या फिर फाइलों में कुछ नहीं मिलता है। नंबर 6, अफसर केवल और केवल घूसखोर और चापलूसी करने वाले होते हैं। नंबर 7, एक विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर डालता रहता है और कार्य इसी तरह फंसता चला जाता है। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर है, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। एक तो रानी, वो भी इंग्लैंड की, और जब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर निकली हों, उनके लिए कौन से वक्त पर कैसी पोशाक बनवा कर दे, उसके लिए काफ़ी परेशानी का सबब था। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में काफ़ी सावधानी बरतना आवश्यक था। किसी रंग का या डिजाइन का दोबारा से प्रयोग ना हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था। यह सोच सोचकर शायद दर्जी खासा परेशान हो रहा था। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयास किए गए होंगे? नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्न प्रयास किए गए होंगे। नंबर 1, सड़कों को मरम्मत कर उन्हें सुविधाजनक और चमकदार बनाया गया होगा। नंबर 2, सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों की काट छाट कर आकर्षक बनाया गया होगा। नंबर 3, संपूर्ण शहर में सफाई की गई होगी और सजावट भी भरपूर की गई होगी। नंबर 4, सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया गया होगा, सभी सुविधा की सामग्री उपलब्ध कराई होगी। नंबर 5, सरकारी लॉनों तथा पार्कों की हरी भरी घास को काट छाट कर लॉन को चमकाया गया होगा। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर है, हम नहीं समझते कि इस प्रकार की पत्रकारिता समय व धन की बर्बादी के सिवा कुछ दे सकती है। इस किस्म की पत्रकारिता घटिया होती है क्योंकि आम लोगों को चर्चित हस्तियों के पहनावे, उनके अंगरक्षकों, उनके पालतू जानवरों तथा कामगारों की जीवनियों को जानने या पढ़ने की उत्सुकता बिल्कुल नहीं होती है। युवा उनके पहनावे की नकल करने की कोशिश में जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते हैं। यह फैशन परस्ती युवा पीढ़ी पर बुरा असर डालती है क्योंकि अगर उनके पास पैसा ना हो तो देखा देखी के चक्कर में गलत धंधों में पड़ जाते हैं और पथभ्रष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की नाक की लाट को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? लाट यानी मूर्ति। मूर्तिकार ने इस पत्थर की तलाश की जिससे लाट बनाई गई थी। उसने पूरे भारत में नाक की नाप लेकर पूरे भारत में नाक की तलाश की। नंबर 3, उसने बच्चों की नाक भी नाप कर देखी। नंबर 4, उसने निरंतर सरकारी तंत्र को ढांढस बंधाया। नंबर 6, जिंदा नाक लगाने का पूरा प्रयत्न किया। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर है, इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे। नंबर 2, देश के संपन्न और बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। नंबर 3, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, मूर्तिकार या तो कलाकार थे या वो जो पैसे से लाचार था। नंबर 5, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नंबर 6,
सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम हो चुकी हैं। नंबर 7, सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर है, यह पाठ व्यंग रचना है। नाक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा का धूल में मिल जाना है। यह दोनों देशों के लिए परेशानी का सबब बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और भारत पर खतरे का प्रतीक बन गया। पाठ में यह सत्य भी उद्घाटित हुआ है कि भारत के नेताओं, शहीदों, बच्चों सभी की प्रतिष्ठा हमारे लिए विदेशियों से अधिक है। उन्होंने हमारे देश पर शासन किया, परंतु आत्मा पर भारत माता का शासन था और हमेशा रहेगा। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर है, यह बात संकेत देती है कि हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। निर्दयी विदेशी शासकों को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, इसे सोचने पर भी गुलामी की बू आती है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर है, इस खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा कोई खबर नहीं छपी, जैसे स्वागत की, समारोह की तथा उद्घाटन की। यह नाक का विरोध करने का एक ढंग था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन का आशय है कि भले ही दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था, परंतु सम्मान नहीं था। भारतीयों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें एक विदेशी शोषक शासक पर अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना बहुत बुरा लगा। वे इसका विरोध चुप रहकर अपने ढंग से कर रहे थे। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्यालयीय कार्यप्रणाली पर कठोर व्यंग किया गया है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ व्यंग प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग किया गया है। एलिजाबेथ के भारत आगमन पर राजधानी में तहलका मचने, अफसरों और मंत्रियों के परेशान होने की स्थिति देखकर यही लगता है कि जैसे आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हो। देश के सम्मान से सरकारी कर्मचारियों का कुछ लेना देना नहीं होता है। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है तो देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। येन केन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि ही उनका उद्देश्य बनकर रह गया है। जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत क्यों आ गई? इस छानबीन का क्या परिणाम रहा? जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जरूरत इसलिए आ गई क्योंकि इन्हीं फाइलों में प्राचीन वस्तुओं, इमारतों, लाटों तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संजो कर रखी जाती है, जिसे समय आने पर इनसे देश के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। इन फाइलों की खोजबीन इसलिए की जा रही थी जिसे मूर्तिकार लाट के पत्थर का मूल स्थान, लाट कब बनी, कहाँ बनी, किसके द्वारा बनाई गई आदि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसकी टूटी नाक की मरम्मत कर सके। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। उन प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप इनमें से किसे सही मानते हैं और किसे गलत। इससे उसमें किन मूल्यों का अभाव दिखता है? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार सबसे पहले उसी किस्म का पत्थर खोजने के लिए हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर गया और चप्पा चप्पा छानने पर भी उसके हाथ कुछ न लगा। उसके इस प्रयास को मैं सही मानती हूँ क्योंकि उसके द्वारा उठाया गया यह सार्थक कदम था। मूर्तिकार जब देश के नेताओं की मूर्तियों की नाप लेने निकला और जब मुंबई, गुजरात, पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के नेताओं की मूर्तियों की नाप के अलावा वर्ष 1942
में शहीद बच्चों तक की नाकों की नाप लिया और अंततः सफल न होने पर एक जिंदा नाक लगा दी, तो उसका यह कृत्य अत्यंत गलत लगा, क्योंकि एक बुद्ध के लिए जिंदा नाक कितनी विचित्र और लज्जाजनक बात थी। मूर्तिकार के कृत्य से उसमें दूरदर्शिता, शहीदों के प्रति सम्मान और देश के मान सम्मान की रक्षा करने जैसे मूल्यों का अभाव नजर आता। इंग्लैंड के अखबारों में छपने वाली उन खबरों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। उत्तर है, महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय इंग्लैंड के अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही थी, जैसे रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उस पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनियों के साथ शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें छप रही थी। ऐसी खबरों के कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नागपाट में देश के विभिन्न भागों के प्रसिद्ध नेताओं, देशभक्तों और स्वाधीनता सेनानियों का उल्लेख हुआ है। इनके जीवन चरित्र से आप किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नागपाट में गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों का उल्लेख हुआ है। इन शहीदों एवं देशभक्तों ने देश के लिए अपना तन, मन, धन और सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे। इन नेताओं, देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन एवं चरित्र से मैं देश प्रेम एवं देशभक्ति, देश के स्वाभिमान पर मर मिटने की भावना, देशभक्तों का सम्मान, राष्ट्र के गौरव को सर्वप्रिय समझने जैसे मूल्यों को अपनाना चाहूंगी तथा समय पर उचित निर्णय लेते हुए ऐसा कार्य करूंगी जिससे देश का गौरव बढ़े। और अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नागपाट के आधार पर बताइए कि पाठ से भारतीय अधिकारियों की किस मानसिकता की झलक मिलती है। उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाग नामक पाठ में सरकारी तंत्र के अफसरों की मानसिक परतंत्रता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे अफसरगण मानसिक गुलामी में जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बदहवास से दिखाई देते हैं। उन्हें राष्ट्र के शहीद, देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान का ध्यान नहीं रह जाता और वे लाट पर जिंदा नाक लगाने में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते हैं। इस असर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं। जॉर्ज पंचम नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।